आइए सर, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, रिवीजन अब तक। नंबर 1, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का कैसे चेक करते हैं सर? बेसिक कंडीशन, पहला कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन हो या मोर 183 डेज। उसी का सेकंड बेसिक कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एनी वन को अगर सेटिस्फाइड कर दिया तो रेसिडेंट बन जाएगा, दोनों में से कोई भी एक। और अगर कोई भी दोनों में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट बन गया, अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन को। दैट इज़ 1 एंड 2 बोथ एडिशनल सेटिस्फाइड होगा तो ROR बनेगा, अदरवाइज वो RNOR बन जाएगा। पहला एडिशनल कंडीशन लास्ट 7 ईयर में 730 दिन स्टे होना चाहिए और मोर, एंड लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर कोई भी चलेगा, रेसिडेंट होना चाहिए उसमें। ठीक है, स्टे कंटिन्यूअस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टे कंटिन्यूअस होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अराइवल और डिपार्चर इंक्लूड होगा, स्टे इन इंडिया में ही माना जाएगा इन जनरली केसेस में, एक्सेप्ट क्रू मेंबर का केस छोड़ के। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी 1 इंडियन सिटीजन के लिए है, जो लीव इंडिया उनके लिए है, जो जा रहा हो इंडिया छोड़ के परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर क्रू मेंबर्स के लिए है जो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, CDS डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। ठीक है सर, ज्वाइनिंग डेट और साइनिंग ऑफ डेट आउटसाइड इंडिया ही माना जाएगा वो दोनों दिन, सिर्फ और सिर्फ क्रू मेंबर के केस में। यहाँ पे 182 दिन वाला ही स्टे इन इंडिया माना जाएगा, अगर है तो रेसिडेंट, नहीं है तो सीधा हो जाएगा सर वो नॉन रेसिडेंट, दूसरा कोई कंडीशन ही नहीं है। स्पेशल कैटेगरी 2 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए और इंडियन सिटीजन जो विजिट कर रहा है इंडिया उनके लिए है। बेसिक कंडीशन रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन होना चाहिए, यस है तो ये नॉर्मल रूट ही है। एडिशनल कंडीशन चेक करो, ROR या RNOR बना दो। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, इफ़ नहीं है 182 दिन स्टे, तो स्पेशल रूट में चले जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 120 दिन होना चाहिए या उससे ज़्यादा, प्लस लास्ट मिनिमम 120 दिन होना चाहिए, प्लस लास्ट 4 ईयर में 365 दिन होना चाहिए स्टे और उससे ज़्यादा, और मोर दैट इज़ 365, प्लस इंडियन इनकम 15 लाख रुपीज़ एक से ऊपर होना चाहिए। RNOR सेट, अगर RNOR माना जाएगा इंडिविजुअल इफ सेटिस्फाइड कर दे ऑल तीनों कंडीशंस को, अदरवाइज NR माना जाएगा अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो। यहाँ ROR नहीं बन सकता, ये चीज़ है। अब स्पेशल कैटेगरी एक और है, स्पेशल कैटेगरी 3 डीम्ड रेसिडेंट का हम लोग पढ़े थे, जहाँ ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है इंडियन रेसिडेंट। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन इनकम एक्सीड होना चाहिए 15 लाख रुपीज़ एक से, वर्ल्ड में कहीं भी टैक्स नहीं देना चाहिए, मतलब नहीं दे रहा हो। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 0 दिन भी स्टे हो तो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, सेटिस्फाइड कर दे अगर सिर्फ तो ऑल ये 3 कंडीशंस को, तो RNOR माना जाएगा USCC को। HUF के केस में क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, होली और पार्टली अगर इंडिया में है तो यस है तो रेसिडेंट माना जाएगा, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अगर वो रेसिडेंट बन गया, अब कर्ता पे डिपेंड करता है कि वो ROR बनेगा या RNOR बनेगा। HUF अगर करता दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो ROR हो जाएगा HUF, और अगर नहीं सेटिस्फाइड किया करता तो RNOR माना जाएगा। ठीक है सर, एडिशनल कंडीशन क्या है, लास्ट 7 ईयर में 700 दिन स्टे होना चाहिए इंडिया में मिनिमम, और मोर दैट इज 731 डेज, प्लस लास्ट कोई लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से इमीडिएटली प्रीसीडिंग, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, नहीं इमीडिएटली प्रीसीडिंग नहीं सॉरी, लास्ट 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स फ्रॉम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स से छोड़ के, कोई भी उस लास्ट का 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए वो करता इंडिया का। ठीक है सर, जो कि बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेगा। यहाँ पे ये नियम रखा गया है HUF के केस में। फॉर्म AOP BOI AJP लोकल अथॉरिटी के केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है ये लोग के भी केस में सर। ठीक है, अगर होली या पार्टली वो इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा हो, और अगर होली और पार्टली इंडिया में नहीं है, दैट इज़ आउटसाइड इंडिया में है, तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। कंपनी केस में इंडियन कंपनी माना जाएगा ऑलवेज, इंडियन कंपनी जो है वो ऑलवेज रेसिडेंट ही होगा। फॉरेन कंपनी जो है वो POEM पे उसका डिपेंड करेगा, अगर इंडिया में होता है POEM तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर आउटसाइड इंडिया में है होता है POEM तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा।
स्टेप 1, ठीक है, सॉरी 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 यहाँ थे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 का स्टेप 1, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे चेक कर लेना। स्टे ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 2024-25 में 15/10/24 से लेके 31/3/25 तक 168 दिन रहा है। ये चीज़ नंबर ऑफ डेज करके निकाल लिए, मंथ वाइज किस मंथ में कितना दिन रहा। जैसे अक्टूबर में 31 दिन होता है, 15 दिन, 15 तारीख से लेकर 31 माइनस 14 करोगे आ जाएगा 17, ठीक है सर। वैसे ही बाकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का 28, फिर मार्च का 31 ले लिया, ठीक है सर। लास्ट 4 ईयर का स्टे चेक करेंगे। मिस्टर एक्स का 638 दिन है, 235 दिन प्लस 330 दिन प्लस 118 दिन। मिसेस एक्स का 543 दिन है, 365, 30, 28, 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टेप 2, मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज लेस देन है 182 दिन से, देयर फोर दे सॉल बी RNOR माने जाएंगे इफ़ दे सेटिस्फाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये लोग, अब ROR तो नहीं बन सकता, लेकिन RNOR अभी भी बन सकता है अगर ये लोग ये फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो। जैसे सर कंडीशन 1, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 120 दिन है, लास्ट 4 ईयर में स्टे 365 दिन है, इंडियन इनकम एक्सीड कर रहा है 15 लाख रुपीज़ एक से ज़्यादा। मिस्टर एक्स यस 168 दिन है, यस 683 डेज है, यस 15 लाख से एक्सीड कर रहा है। मिसेज एक्स का भी यस 168 डे है, और लास्ट 4 ईयर स्टे 543 डेज है, और इंडियन इनकम भी 15 लाख रुपीज़ एक से एक्सीड कर रहा है। एज ऑल 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड हो रहा है, देयर फॉर मिस्टर एक्स भी RNOR है, मिस्टर एक्स भी एंड RNOR है, मिसेस एक्स भी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब स्टेप नंबर 3, अगर इंडियन इनकम नॉट एक्सीड 15 लाख तो क्या होता है। सिंस इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया सॉल भी रेसिडेंट होता, इफ स्टे ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 दिन होता तो, बट एज मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स विजिट कर रहा है इंडिया लेस देन 182 डेज से कम ही, दे सॉल भी RNOR हो सकता है। द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंडीशन ए, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे है 120 दिन, यस कंडीशन सेट इक्वल्स टू और मोर देन। कंडीशन 2, लास्ट 4 ईयर में स्टे है 365 दिन। कंडीशन 3, इंडियन इनकम एक्सीड कर रहा है, 15 लाख से एक्सीड नहीं हुआ है, दैट इज़ इंडियन इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं हुआ है, कम है 15 लाख से, ठीक है। अब देखो मिस्टर एक्स, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरा वाला भी सेटिस्फाइड, मिसेस एक्स में भी पहला सेटिस्फाइड दूसरा सेटिस्फाइड, बट ये इंडियन इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है, दैट इज़ नो, लेस देन है 15 लाख से, यहाँ भी नो लेस देन है 15 लाख से। एज इंडियन इनकम ऑफ बोथ मिस्टर एक्स एंड मिसेज एक्स इज़ नॉट एक्सीडिंग 15 लाख से ज़्यादा, देयरफॉर दे बोथ सॉल्व भी NR माना जाएगा। बोथ ओपिनियन दे दिया गया है, जनरल एग्जाम में यही करना है, हर जगह 2 ओपिनियन, हर जगह 2 ओपिनियन, ठीक है सर, ओके। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। करता इंडियन सिटीजन नहीं है, देयरफॉर स्पेशल कैटेगरी 2 नहीं लगा है यहाँ पर, ठीक है सर। मिनिमम 60 डे एंड मिनिमम 61 डे रहा है एवरी ईयर, ऐसा ही आता है ये इंडिया में। बेसिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, 182 डे वाला नहीं सेटिस्फाइड होगा। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं करता के लिए, दैट इज़ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा है, यस मिनिमम 60 दिन तो है ही मिनिमम, प्लस लास्ट 4 ईयर में 365 दिन रहा है क्या, नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। इफ़ यू एज्यूम कि करता 91 दिन स्टे रहा है 4 साल में तो भी 364 दिन ही होता है, दैट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब एज करता इज़ विजिटिंग इंडिया फॉर मिनिमम 60 डेज़ के लिए एंड मैक्सिमम 91 डेज़ के लिए, देयरफॉर first basic condition shall not be satisfied, also second basic condition shall not be satisfied as karta is not present in India for 365 days or more in last 4 previous years immediately preceding relevant previous years, even if he visit 91 day every year आता है तो भी in last 4 year में, therefore करता is NR है, ठीक है। HUF, अब as करता visit regularly India to manage affairs of business, therefore control and management is in India में ही है, and hence HUF shall be resident, however HUF तो resident है, but however करता जो है is not present in India for 730 days or more during last 7 years, hence HUF shall be RNOR माना जाएगा, HUF shall be RNOR, ठीक है सर। बिकॉज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होने की वजह से HUF बन गया रेसिडेंट। अब करता अगर सेटिस्फाइड नहीं कर पाया एडिशनल कंडीशन को तो वो HUF कहलाएगा RNOR, और अगर सेटिस्फाइड कर देता है करता
एडिशनल कंडीशन को, तो वो ROR कहलाता है। ठीक है सर। अब इसका पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, और पार्ट 2 कर्ता का इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस बताना था। यहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं HUF के केस में, यहाँ इंडिविजुअल वाला बेसिक कंडीशन देखते हैं। ठीक है, बस यही इसका आंसर था। इसका इन शॉर्ट में इसे समझा दी कि इस तरह से आंसर को सर आपको देना है। अब इलस्ट्रेशन 11 करता ROR होगा एंड HUF ROR होगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है। करता बेसिक कंडीशन प्लस एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाइड कर देगा। यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी से चेक करना है, बस ख़त्म हो जाएगा। अब सर हम लोग आते हैं चैप्टर का पार्ट 2 पे, जो कि है सर जी स्कोप ऑफ टोटल इनकम रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, सबको टैक्स देना पड़ेगा इंडियन इनकम पे। रेसिडेंशियल स्टेटस ROR को टैक्स देना होता है ग्लोबल इनकम पे। सबसे ज़्यादा लॉस ROR को ही है। RNOR को टैक्स देना होगा या इसके सिचुएशन में NR को टैक्स देना होगा इस सिचुएशन में। अब देखो, इफ़ इंडियन इनकम कमाता है ROR तो टैक्सेबल होगा इंडिया में, टैक्स देना होगा इंडिया में। RNOR कमाता है, इंडियन इनकम कमाता है RNOR तो भी टैक्सेबल होगा इंडिया में, टैक्स देना होगा RNOR को भी इंडिया में। इंडियन इनकम कमाता है अगर NR तो भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में और उसको टैक्स देना होगा इंडिया में। अब देखो, इफ़ फॉरेन इनकम कमाता है ROR तो भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, टैक्स देना होगा इंडिया में। दैट इज़ DTAA। CA फाइनल पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है इसके लिए। ठीक है सर। और जो नॉन रेसिडेंट है वो नॉन टैक्सीबल होता है इन इंडिया में। फॉरेन इनकम उसका, अगर फॉरेन इनकम ROR कमाया टैक्स देगा इंडिया में। DTA का स्कीम है, वो आगे CA फाइनल पढ़ेंगे। बट फॉरेन इनकम कमाया नॉन रेसिडेंट, नॉन टैक्सेबल होगा इंडिया में। फॉरेन इनकम कमाया RNOR जनरली टैक्स नहीं देगा, बट ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा, बाकी किसी पे भी नहीं देगा। RNOR भी नहीं देगा। बस इन दोनों पे उसको देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ रीजन है। पहला, फॉरेन का बिजनेस इनकम है जिसका कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल इंडिया में है। #7 नंबर देख लेना पॉइंट। फॉरेन का प्रोफेशनल इनकम है वेयर प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में है। ये एग्जांपल नंबर 8 देख लेना इसके लिए। बस सेटअप और कंट्रोल जिसका इंडिया में है, बस इसी वजह से RNOR को उस बिजनेस पे फॉरेन इनकम भले वो फॉरेन में ही रिसीव हो लेकिन इंडिया में ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज का रिलेशन इंडिया से यहाँ पर है, इसी वजह से। ठीक है सर। अब आते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, अक्रू और राइज का कहाँ पे हुआ, इनकम अर्न कहाँ पर करे। ठीक है, इनकम कहाँ पर किया। ठीक है, इनकम का सोर्सेस कहाँ पर है, जहाँ से जनरेट हुआ है इनकम। ठीक है, रिसीव कहाँ हुआ इनकम पहली बार, दैट इज़ कहाँ पर मिला फर्स्ट रिसीव्ड इनकम, फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है। अक्रू और राइज और रिसीव इन दोनों पर डिपेंड करेगा। अब देखो, इफ़ इनकम अक्रू और राइज केस 1 इंडिया में ही हुआ है, ठीक है, इफ़ इनकम रिसीव भी इंडिया में ही हुआ है तो इंडियन इनकम कहलाएगा वो इंडियन इनकम ही। इफ़ अक्रू और राइज इंडिया में हुआ, रिसीव आउटसाइड इंडिया में हुआ तो भी इंडियन इनकम ही माना जाएगा, बिकॉज अक्रू इंडिया में हुआ है। इफ़ अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया में हुआ और रिसीव इंडिया में हुआ तो इंडियन इनकम ही माना जाएगा, बिकॉज रिसीव इंडिया में हुआ है। ठीक है, दैट इज़ इफ़ इंडिया में कुछ भी टच हुआ तो वो इंडियन इनकम ही कहलाता है ऑलवेज। अब देखो, अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया में हुआ, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में हुआ तो ये फॉरेन इनकम कहलाएगा, इससे इंडिया को कोई भी मतलब नहीं है सर। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। सिंस ज्योति जो है वो जॉब करती है एप्पल कंपनी में, ठीक है, USA में, 15,000 पर मंथ USA बैंक अकाउंट में डाल देता है उसका कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका में। ठीक है, $7,500 रेमिट कर दिया पेरेंट्स को, इंडिया में रहते हैं, भेज देती है वो इंडिया में। $7,500 इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज रिसीव्ड इन इंडिया। ये जो रेमिट कर रही है वो नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, ये चीज़ समझिए सर। अब देखो, 15,000 ये जो डॉलर है वो USA में, पहले वो बैंक ऑफ अमेरिका उसको USA में रिसीव्ड हुआ। ये पूरा $15,000 फॉरेन इनकम है, सिंस सैलरी अर्न हुआ है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन USA में देने के लिए। ठीक है, $15,000 रिसीव भी हुआ है USA में ही फर्स्ट टाइम रिसीव हो गया पूरा का पूरा वहाँ पे। अब वो ज्योति उस पैसा को इंडिया में वहाँ पे पहले रिसीव करना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट वो बोल दे USA बैंक को कि आधा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो और आधा पैसा मेरे पेरेंट्स को भेज दो,
तब वो इंडियन इनकम हो जाएगा और इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ज्योति का कंपनी, एप्पल कंपनी क्या करे, पहले ही ज्योति को पूरा पैसा दे दे और बाद में ज्योति भेज रही है बैंक के थ्रू, तो वो फॉरेन इनकम ही माना जाएगा और ज्योति के ऊपर टैक्स इंडियन गवर्नमेंट नहीं ले सकता है। ठीक है सर। केस 1 में ज्योति पैसा को यूएसए में रिसीव करके बाद में भेजी पेरेंट्स को, तो ये फॉरेन इनकम है पूरा, दैट इज़ $15,000। केस 2, ज्योति पैसा को यूएसए में रिसीव की, अगर सिर्फ $7,500 इंडिया में कंपनी से भिजवा देती $7,500, तो ये फॉरेन इनकम होता। ये जो यूएसए में रिसीव की $7,500 ये फॉरेन इनकम होता, और इंडिया में कंपनी से भिजवा दी $7,500 ये इंडियन इनकम होता। फिर बस वही चीज़ जो भी हम बता रहे थे सर। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2, ज्योति ने सर्विसेज दिया यूएसए में एप्पल कंपनी को। $7,500 एप्पल कंपनी को कहती है कि बैंक ऑफ अमेरिका को कि पेरेंट्स को भेज दो 7,000 पंजाब नेशनल बैंक में, $7,500 डायरेक्ट नोएडा में। ठीक है, तो $15,000 एक्रूड और अराइज हुआ है यूएसए में, बट 7,500 रिसीव इन यूएसए अकाउंट में मिला ज्योति को, ये फॉरेन इनकम कहलाता। और 7,500 रिसीव हुआ इन इंडिया में अकाउंट में पेरेंट्स को, ये इंडियन इनकम होगा ये 7,500, बिकॉज डायरेक्टली रिसीव फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में। यही सर इसका शॉर्ट सॉल्यूशन रीज़न है। वहीं अभी हम लोग ये केस 2 में इसका क्रक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब आते हैं सर आगे। फैक्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में, लेदर बैग्स फैक्ट्री है, सेल करता है ओनली इन ऑस्ट्रेलिया में 500 करोड़ का, माइनस एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया में है 450 करोड़, देयरफॉर प्रॉफिट हो गया इसको 50 करोड़ का कमाया है फैक्ट्री ने प्रॉफिट। अक्रू हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव भी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, देयरफॉर ये फॉरेन इनकम है पूरा 50 करोड़। ठीक है। अब इधर केस 1, इफ़ आर है तो 50 करोड़ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, इन इंडिया में देना होगा उसको टैक्स। केस 2, इफ़ एनआर है तो 50 करोड़ नॉन टैक्सेबल होगा इंडिया में उसके लिए। ठीक है, बिकॉज वो नॉन रेसिडेंट है तो उसको देने की ज़रूरत ही नहीं है। केस 3, इफ़ RNOR है तो बिजनेस कंट्रोल पे डिसाइड होगा कि ये कहाँ पे होगा टैक्सेबल। बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया में हो तो 50 करोड़ टैक्सेबल इन इंडिया में हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया में हो बिजनेस कंट्रोल तो 50 करोड़ नॉट टैक्सेबल हो सकता है इंडिया में। ठीक है सर। ये था रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज सर आपको बताया कि इस प्रॉफिट को कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैक्सेबल हो कर सकते हैं। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है सर। मिस्टर जे सीए है नोएडा में, सीए फर्म में। ठीक है, जो कि मर्जर एंड एक्विजिशन स्पेशलिस्ट फर्म है। ठीक है, एंड IFRS कंप्लाइंसेस करवाती है ये फर्म। एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है, इसी को करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है सर। मिस्टर जे सीए है, सिंस फॉरेन में एक ब्रांच खोले, सिडनी में ब्रांच ऑफिस बनाए, मर्जर एंड एक्विजिशन का काम वहाँ भी चालू किए। रिसीव हुआ 50 करोड़ का इनकम वहाँ से, माइनस एक्सपेंस था 49 करोड़। सिंस प्रॉफिट हुआ है इनको 1 करोड़ का। ठीक है सर, प्रॉफिट हुआ सिडनी ब्रांच से 1 करोड़ में, 1 करोड़ का। ठीक है, अक्रू हुआ है आउटसाइड इंडिया में ही, दैट इज सिडनी में हुआ है। ठीक है, अक्रू, बट रिसीव भी हुआ है आउटसाइड इंडिया में ही, दैट इज़ वहीं का बैंक में ही मिला है पैसा। ठीक है, सिंस ये फॉरेन इनकम है 1 करोड़, 1 करोड़ पूरा का पूरा फॉरेन इनकम है। अब देखो केस मिस्टर जे, इफ़ केस 1 ROR है तो 1 करोड़ टैक्सेबल होगा इंडिया में। केस 2, अगर मिस्टर जे NR है तो 1 करोड़ नॉट टैक्सेबल होगा इंडिया में। केस 3, RNOR होता है अगर मिस्टर जे तो क्या होता है, 1 करोड़ टैक्सेबल होता है इन इंडिया में, एज प्रोफेशन जो है वो सेटअप हुआ है इंडिया में ही, बिकॉज इंडिया में मेन ब्रांच नोएडा में ही है इस कंपनी का। ठीक है सर, यही डिफरेंस है। रेसिडेंशियल स्टेटस वाइज इनकम वेरी कर जाता है। ROR तो सब पे देगा, वो मरेगा। NR नहीं देगा, और RNOR होगा तो क्योंकि प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में है तो RNOR को देना होगा, और कंट्रोल है इंडिया में होता तो देना होता। बस यही दो RNOR के केसेस में आपको पॉइंट को ऐड करना होता है। ठीक है सर, ओके। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखवाए हैं फॉर इन शॉर्ट्स ओनली। इंडियन एग्रीकल्चर इनकम जो होता है इस एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम का। तो आप ROR हो, RNOR हो या NR हो तो
इंडियन एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको हुआ तो टोटल इनकम में काउंट नहीं होगा, ना ही टैक्सेबल होता है। ठीक है सर, फिल मतलब एज यूजुअली नहीं होता है। पार्शियल इंटीग्रेशन वो अलग चीज़ है। ठीक है सर, कैलकुलेशन में दिखता है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। ठीक है, दैट इज़ इफ क्वेश्चन में पास्ट अनटैक्स इनकम दिया हो तो जिस पे टैक्स नहीं लिया है दैट इज़ ओल्ड इनकम। ओल्ड कोई इनकम है बिकॉज उस पर अलग से टैक्स कैलकुलेशन होता है अलग तरीके से। ठीक है सर, तो नॉट इंक्लूडेड इन करेंट ईयर टोटल इनकम में मत इंक्लूड करना है, इग्नोर करना है। ठीक है सर, किसी को भी नहीं, ROR हो, RNOR हो या NR हो सब में डैश मार के ऐसे ऐसे छोड़ देना, किसी में भी इंक्लूड ऐड मत कर देना। ठीक है सर, गिफ्ट, इफ़ आपको गिफ्ट मिलता है रिसीव फ्रॉम रिलेटिव से एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर, मिला कभी भी मिला, ठीक है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा, चाहे चाहे वो कैश में मिले या काइंड में मिले, किससे भी मिले, बस रिलेटिव से मिलना चाहिए। रिलेटिव मतलब माँ बाप भाई बहन, और पत्नी का ही माँ बाप भाई बहन, ये सब रिलेटिव है। ठीक है सर, अब अगला पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, गिफ्ट में ऑल मोड कवर होगा, ऑनलाइन कैश सारा सब कुछ। वाइफ का डैड मॉम भी रिलेटिव में कवर होगा, भाई बहन चाचा चाची उसका ETC सब। रिलेटिव का डिटेल डिफिनीशन अदर सोर्सेज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर, गिफ्ट मिले फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन से, जैसे दोस्त, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी, ऑफिस, ऑफिस दोस्त सब से, ये ऑफिस से, ठीक है, ऑन ओकेज़न ऑफ मैरिज पे मिले किसी से भी तो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि मैरिज पे जो भी गिफ्ट मिलता है वो सर, ऑन ओकेज़न ऑफ मैरिज पे जो भी गिफ्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है सर, गिफ्ट फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन से मिले एट एनी अदर ओकेज़न पे सॉल बी ट्रीटेड एज फॉलोज। ठीक है, गिफ्ट मिले अनरिलेटेड पर्सन से एनी अदर ओकेज़न पे तो ट्रीटेड होगा एज फॉलोज। इफ़ मिला हुआ एग्रीगेट गिफ्ट ड्यूरिंग ईयरली फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन से अप टू 50,000 तक है ईयरली तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इफ़ एक्सीड होगा 50,000 से ज़्यादा है ईयरली, दैट इज़ 50,000 10 रुपया 20 रुपया 1 रुपया भी, 50,000 1 रुपया, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा फिर वो गिफ्ट जो भी दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल, मिस्टर जे रिसीव किया 10,000 के ईच फ्रॉम 5 फ्रेंड से ऑन बर्थडे पे, सिंस ये एग्रीगेट गिफ्ट 10,000 इंटू 5 50,000 हो रहा है ईयरली, नॉट टैक्सेबल होगा। सपोज 11,000 रिसीव करता है इंस्टीड ऑफ 10,000 तो सिंस ये एग्रीगेट गिफ्ट 55,000 का हो जाता तो नॉर्मल इनकम है, स्लेव रेट लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। फिलहाल टैक्सेबल में ऐड हो जाएगा, बाद में जो होगा वो बेसिक एग्जाम्पशन मिलना, रिबेट मिलना, न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम वो सब अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल वो ऐड हो जाएगा अदर सोर्सेज में जाके। ठीक है सर, अदर सोर्सेज इनकम में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये गिफ्ट डिटेल्स टॉपिक्स है। ठीक है, ओके सर। अब इफ़ क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज़ गिवन हो तो देन 30% का रेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज़ अलाउड टू कैलकुलेट इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अलाउड होगा, लेस करना होगा पहले। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव 4 लाख दिया है फ्रॉम HP इन दिल्ली से, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख माइनस 30% इज इक्वल्स टू 2,80,000। ठीक है सर, रेंट रिसीव्ड अगर बस दिया है तो उसमें से 30% डिडक्शन आपको लेस करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इनकम अंडर हेड प्रॉपर्टी दिया मतलब ये कंप्यूटेड है, ये कंप्यूटेड नहीं है, ये चीज़ है। रेंट रिसीव कंप्यूटेड नहीं है और इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया तो ये कंप्यूटेड माना जाता है। ठीक है सर, तो डिडक्शन इन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में सेक्शन 24 सब सेक्शन A कहता है इसको। ठीक है सर, अब 7वां पॉइंट, इफ़ इनकम क्या लिखा है, रेंट रिसीव माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है 1 - 2। ठीक है, इफ़ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी इज गिवन देन नो नीड टू डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%। रेंट वाला पार्ट के लिए ये लेस करते हैं 30%। ठीक है, डायरेक्ट ये अमाउंट दिया है 2,80,000 तो बाद में अब इसमें भी इनकम अंडर हेड सिंपल सा चीज़ है, रेंट रिसिप्ट दिया है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी दिया है तो वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, दैट इज़ ऑलरेडी उसमें 30% लेस किया हुआ है, अलग से फिर लेस मत कर देना, बस यही चीज़ बोला जा रहा है। इफ़ सैलरी इज गिवन इन क्वेश्चन देन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी टू कैलकुलेट इनकम अंडर हेड सैलरी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16
डिडक्शन इन सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन, डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू में 75,000 का मिलता है, ऑप्शनल रिजीम ओल्ड में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अब एग्जांपल 1, सैलरी है 10 लाख का, इनकम अंडर हेड सैलरी डिफ़ॉल्ट में न्यू में 10 लाख माइनस 75,000, टोटल आपका इनकम माना जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी 9,25,000, और ऑप्शनल दैट इज़ ओल्ड वाले में 10 लाख माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,50,000 माना जाएगा। इनकम अंडर हेड सैलरी गिवन है और सैलरी कंप्यूटेड गिवन है, ठीक है। नो नीड टू डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस मत करना, दैट इज़ ऑलरेडी लेस कर दिया गया है यहाँ पे। नंबर 1 सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करना। नंबर 2 इनकम अंडर हेड सैलरी या सैलरी कंप्यूटेड आता है तो डिडक्शन मत करना, बस यही चीज़ है वहाँ भी सिंपल। अगर इनकम अंडर हेड सैलरी डायरेक्ट दे दी या सैलरी कंप्यूटेड लिखा हो या कहाँ गया, या इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, इसमें से कुछ भी डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, मतलब यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी एडजस्ट है। रेंट रिसीव लिखता है तो 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। ठीक वैसे ही सर इनकम अंडर हेड सैलरी लिख देता है या सैलरी कंप्यूटर लिख देता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी लेस है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सैलरी लिखता है, ठीक है, सैलरी है 10 लाख का, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर न्यू ले रहे हो तो 75,000 और ओल्ड ले रहे हो तो 50,000 आपको वहाँ पे लेस करना है, बस यही चीज़ है। ओके, बाकी और भी पॉइंट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।